नमस्कार दोस्तों। देश का तो पता नहीं, लेकिन भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोग अपने सबसे बुरे दिन देख रहे हैं। लाखों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार देश के कुछ बड़े एयरपोर्ट्स के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं या एयरपोर्ट परिसर में ही रात गुजार रहे हैं। अपनी फ्लाइट के इंतजार में इनमें से हजारों लोगों के फ्लाइट्स 18 से 20 घंटे डिलेड है, या फिर एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें बोल दिया जाता है कि आपका फ्लाइट ही कैंसिल कर दिया गया है। कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहा, किसी के एग्जाम मिस हो गए, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गई, किसी का बिजनेस अपॉइंटमेंट मिस हो गया। कई परिवारजन वैकेंसीज पर ना जा पाए, अपने रिश्तेदारों 31, फिर आया 2:40, 12:30, फिर आया 2:40, फिर आया 4। हम एक भी शब्द बोले नहीं बोले। आपके टाइम के हिसाब से रुके, तब तक आवाज किया नहीं किया, आपके स्टाफ को परेशान किया नहीं किया, आपके मैनेजर को परेशान किया नहीं किया। अब टाइम दे के बात करो। हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। टाइम दे के बात करो। बोलो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा। बीते कुछ दिनों में एयरपोर्ट्स पर काओस और कंफ्यूजन इतना ज्यादा अब हो चुका है कि एयरपोर्ट्स कम आईएसबीटी बस अड्डा ज्यादा लगने लग गया है। कोई जमीन पर खड़ा हुआ है, कोई स्टाफ के साथ झपट कर लड़ रहा है, कोई धरना दे रहा है, तो कोई नारेबाजी कर रहा है। वहीं कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। दिसंबर के पहले कुछ दिनों में ही 2000 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। जो दूसरे एयरलाइंस के फ्लाइट्स चल भी रहे हैं, उनमें सीट्स के दाम 10 से 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली से रांची या गुवाहाटी जाना या दिल्ली से अमृतसर जाना लंदन जाने से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। सरकार अब आनन फानन में आकर दूसरे एयरलाइंस को चेतावनी दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ऐसा मत करो, दिन दहाड़े इस तरीके से डकैती मत डालो। सरकार ने फिलहाल प्राइस कैपिंग का भी फरमान जारी किया है। इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इस क्राइसिस के पीछे ना तो पाकिस्तान का हाथ है, ना तो चाइना का, ना ही खालिस्तान का, ना ही अर्बन नक्सल्स का, और ना ही किसी टेरर या साइबर अटैक का नतीजा है, और ना ही इसके पीछे कोई बाढ़ या साइक्लोन जैसी आपदा है। इस बार गलती सिर्फ और सिर्फ एक एयरलाइंस की है और उसके साथ साथ भारत सरकार की है। इस बार भारत के पास कोई स्केप गेट नहीं है। जैसे नेहरू जिसके पीछे का पल्ला झाड़ लेते थे, अब आप पूछेंगे इसमें सरकार को घसीटने की क्या जरूरत है। सबको पता है इंडिगो एयरलाइंस की गलती है, इसमें सरकार का क्या दोष हो सकता है। अब कोई कंपनी अगर अपना स्टाफ मैनेजमेंट ठीक से ना कर पाए, इसमें सरकार की क्या गलती है, को घसीटने की क्या जरूरत है। सबको पता है इंडिगो एयरलाइंस की गलती है, इसमें सरकार का क्या दोष हो सकता है। अब कोई कंपनी अगर अपना स्टाफ मैनेजमेंट ठीक से ना कर पाए, इसमें सरकार की क्या गलती है। वो थोड़ी ना आकर के पायलट बनकर जहाज उड़ाने लगेंगे। बात तो सही है, सरकार खुद थोड़ी ना आएंगे फ्लाइट उड़ाने के लिए, लेकिन भारत में जो लोग फ्लाइट उड़ा रहे हैं, जो हमारे एविएशन सेक्टर का आधा से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग मोनोपोली बना रहे हैं, जो इतना पावरफुल बन चुके हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतना पावर दिया किसने। अब आप सोचो, अगर इतना पावर जितना इंडिगो के पास है, अगर इतना पावर, इतना अहंकार एक विपक्षी पार्टी, एक विपक्षी लीडर के पास होता, तो वो 24 घंटे के अंदर जेल में होता। लेकिन यहाँ देखिए, मोनोपोली पर मोनोपोली बन जा रही है। सरकार ने एयरलाइन समेत कई सेक्टर में ये कांड को अलाउ किया है। इंडिगो की कहानी अकेली नहीं है, वो हमारे देश की न्यू इंडिया की कहानी बन रही है, जहाँ पैसा और प्रॉफिट बोलता है, सिटीजन्स और सेफ्टी कंसर्न नहीं। अब अगर एक कंपनी एविएशन जैसे एसेंशियल सेक्टर का 60 to 65% हिस्सा कंट्रोल करेगा, तो वो अपनी मनमर्जी करेगा ही। ऑब्वियस सी बात है, इंडिगो ने भी किया। आप जरा सोचो, भारत के किसानों को सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए अपने ऊपर काले कानून जो थोपे गए थे, उसको वापस लेने के लिए 1 साल से ज्यादा लग गया। 800 से ज्यादा जाने गई, लाठी डंडे खाए, कड़कती दिल्ली की सर्दी पर बॉर्डर पर धरना देना पड़ा, दिल्ली के आंसू गैस, रबर बुलेट, क्या क्या न झेलना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ एक एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के जो 2 दिन से भी कम लगे, सिर्फ एक मेजर फ्लाइट डिसरप्शंस लगा, सरकार ने उसकी बात मान ली। अब ये डिसरप्शंस जेन्युइन था, जानबूझ के कराया गया था, इस पर भी डिबेट है, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन आज यहाँ हाल में ये इंडिया के जो बाकी एसेंशियल सेक्टर्स को आप अगर खंगालोगे, तो आपको यहाँ मिलेगा कि सरकार ने बस 2-3 ऐसे अपने खास पूंजीपति बैठा रखे हैं, जिन्होंने पूरे सेक्टर पर कब्जा बना रखा है। टेलीकॉम उठा लो, पोर्ट्स उठा लो, सीमेंट देख लो, की सेक्टर में एविएशन की तरह या तो मोनोपोली या तो मैक्सिमम डुओपोली आपको मिलेगा।
दो मेजर प्लेयर मिलेंगे। अब ये बड़े प्लेयर्स आसानी से पॉलिसी डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इसका खामियाजा आपको और मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास चॉइस ना के बराबर हो गया है। अगर कल दाम बढ़ते हैं, अगर सर्विस घटती है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। चीख लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। आज के एपिसोड्स में हम पूरे मोनोपोली को, खेल को समझने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली इंडिगो, ये हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे ये आपको कुचलने की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले एक नज़र पहले देख लेते हैं। जब हमारी आंखें खुली है, इस क्राइसिस को समझते हैं, इंडिगो की क्रोनोलॉजी को भी समझते हैं। आज के फ्लाइट डिसरप्शंस की कहानी दरअसल 2024 के जनवरी में शुरू होती है। जनवरी 2020 यानी FDTL रूल्स को रिवाइज किया। अब ये FDTL वर्ड्स याद रखिएगा, ये FDTL रूल्स डिसाइड करता है पायलट्स कितनी देर तक ड्यूटी कर सकते हैं, कितने घंटे वो विमान उड़ा सकते हैं, एक हफ्ते में एक पायलट कितनी नाइट लैंडिंग कर सकता है और इसमें मिनिमम कितना रेस्ट देना चाहिए। अब भारत सरकार की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA ने जनवरी 2024 में एयर ट्रैवल को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए नए रूल्स रिवाइज किए। अब ये ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए एक लिमिट्स को रिवाइज किए गए। भारत में पायलट्स ओवरवर्कड हैं, इस पर तो कोई डिबेट कोई नहीं करता और करता भी नहीं है, तो ये रूल्स की दरकार थी। इन नए रूल्स के तहत एयरलाइंस कंपनीज को बोला गया कि वो नंबर 1 पायलट्स को हर हफ्ते कम से कम 48 आवर्स का कंसेक्यूटिव रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी 2 दिन ऑफ आपको देना पड़ेगा एक हफ्ते में। नंबर 2, नाइट टाइम्स का डेफिनेशन यानी 12 से 5 बजे सुबह से बढ़ा करके 12 से 6 बजे सुबह तक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स भी पायलट्स अब कम ले सकते हैं कंसेक्यूटिवली। नंबर 3, एक हफ्ते में परमिसेबल नाइट लैंडिंग का लिमिट 6 से घटा करके 2 कर दिया। ये नहीं है कि हर रात पायलट लेट नाइट लैंडिंग कर रहा है। नंबर 4, किसी भी पायलट को 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटी देने पर रोक लगा दी गई। और नंबर 5, एयरलाइंस कंपनीज को रोस्टर चेंजेज क्वार्टरली जो फिटिंग के नंबर्स हैं, अब वो भारत सरकार को कंपलसरी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि वो पहले नहीं करते थे। अब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये नए नियम पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट देने की इंटेंशन से लाए गए थे। पायलट फेटिग या थकान की वजह से कहीं गलती से कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की गई। इससे ओवरऑल एयर ट्रैवल इंडिया में ज़्यादा सेफ होने वाला था, इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने नए हायरिंग्स और रोस्टर अपडेट्स को मद्देनजर रखते हुए कहा कि इसमें टाइम लगेगा। सरकार से थोड़ा और समय मांगा। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां से आदेश आया कि 2 फेजेज में ये काम कर लो, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको ये करना पड़ेगा। तो पहला फेज इस साल 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया था, जिसमें क्रू के लिए वीकली रेस्ट बढ़ा दिया गया। यह फेज सभी एयरलाइंस कंपनी ने ऑलमोस्ट बिना किसी डिसरप्शंस के निकाल भी लिया। लेकिन जो सेकेंड फेज था, नाइट टाइम फ्लाइट और क्रू यूटिलाइजेशन को डायरेक्ट इंपैक्ट करता था, वह डिसरप्शंस के चांसेस ज़्यादा थे। ये बात पहले से मालूम थी, इसलिए ये जो एयरलाइंस के नवंबर 1 का डिले डेडलाइन दिया गया था, सोचो जनवरी 2024 का नियम आए थे और नवंबर 1 2025 में लागू होने वाला था। अब ये इंडिगो इकलौता ऐसा एयरलाइंस क्यों है जो इसके बहुत बुरी तरीके से फेल कर गया इस टेस्ट को? इसके 2 वर्जन्स हैं। पहला वर्जन्स है प्रो इंडिगो वर्जन्स। अब प्रो इंडिगो वर्जन्स क्या कहता है? प्रो इंडिगो वर्जन्स कहता है, ये कह रहा है इंडिगो तो 2300 फ्लाइट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता है, ठीक है। अब इसलिए बाकी कंपनीज को कंपेरिजन में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और इस नए FDTL की वजह से उनके कंपेरिजन में अगर आप एयर इंडिया को ले लें तो इंडिगो के बाद दूसरे पायदान पर आता है। मार्केट शेयर में हमारे देश में उसके पास सिर्फ 1000 के आसपास फ्लाइट्स हैं। उसके ऊपर इंडिगो लो कॉस्ट एयरलाइंस है। एयरक्राफ्ट और क्रू यूटिलाइजेशन लेवल्स भी एयर इंडिया के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। इंडिगो के पास हाई वॉल्यूम नाइट टाइम फ्लाइट्स भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इंडिगो का नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस A320 वो एक ही दिन में मल्टीपल फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। मतलब फ्लाइट दिल्ली से गुवाहाटी उड़ान भरती है, फिर वो गुवाहाटी से कोलकाता जाती है और फिर कलकत्ता से वापस दिल्ली आती है। इससे होता यह है कि अगर किसी भी वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है तो एक चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, बाकी फ्लाइट्स भी इम्पैक्ट करती है। अब नए रूल्स आने के बाद किसी वजह से अगर एक क्रू की ड्यूटी ओवरक्रॉस हो जाती है तो एयरलाइंस को उसी फ्लाइट के लिए एक नए लोकेशंस पर एक नया क्रू ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा।
अब यह बहुत महंगा और यह लॉजिकली भी बहुत डिफिकल्ट है। इंडिगो का कहना है कि बीते 1 महीने में वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी मिनिमम कैंसिलेशंस इंश्योर करके ऑपरेट कर पा रहा था। लेकिन फाइनली दिसंबर का महीना आता है और उसी के पहले महीने में टेक्निकल ग्लिचेस, फॉगी वेदर, एक्स्ट्रा डिमांड, क्रू शॉर्टेज, ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं और कैंसिलेशंस चेन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। नतीजा यह होता है कि जो कंपनी अक्टूबर के महीने तक 80% से ऊपर ऑन टाइम फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा था, वो अगले ही महीने 67% तक आ जाता है। इंडिगो ने इसके लिए शॉर्टेज और नए रूल्स को ब्लेम किया। फिर इसी हफ्ते मंडे को ये रेट ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस 50% तक आ गया, फिर 35%, फिर 20%, फाइनली 5 दिसंबर को 8% इंडिगो के फ्लाइट्स टाइम पर रवाना हो पाते हैं। अब इंडिगो का कहना है उसने अपना पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा और उसमें पूरा नॉर्मल होने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। इसलिए तब तक कैंसिलेशंस का सिलसिला चल सकता है। याद रखिए, यह तब बोला जा रहा है जब सरकार इंडिगो के सामने सरेंडर कर चुका है। अब यह हो गया। देखिए, अब आते हैं दूसरा वर्जन पे, जिसपे ज़्यादा लोग यकीन कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा लॉजिक भी है। अब पायलट एसोसिएशंस का कहना है कि इंडिगो ने यह FDTL रूल्स लागू करना ही नहीं था। उसका कहना है इंडिगो का पूरा मॉडल ही मिनिमम स्टाफ मैक्सिमम काम के बेसिस पर उसका धंधा चलता है। इसलिए जब ये नए रूल्स कई महीने पहले ही नोटिफाइड कर दिए गए थे, उसके बाद भी इंडिगो ने नए स्टाफ, नए पायलट्स की हायरिंग बढ़ाने की बजाय उस पर फ्रीज लगा दिया। अब एक तरफ फेस्टिवल्स और शादी विंटर सेशंस का ट्रेवल शुरू हो गया, पैसेंजर्स का फ्लो बढ़ गया। दूसरी तरफ इंडिगो के पास अब ये सब रूल्स के हिसाब से मैनेज करने के लिए लोग नहीं थे। एग्जिस्टिंग स्टाफ भी कंपनी की हरकतों से परेशान आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते में क्राइसिस एक्चुअली मुंबई और नासिक के एयरपोर्ट से शुरू होता है। वहाँ इंडिगो के स्टाफ स्ट्राइक पर चले जाते हैं। कुछ जगह पर मास कैजुअल लीव के वजह से शॉर्टेज आ जाती है। इसकी वजह से नए रूल्स के अंदर ऑपरेट करना एक इंडिगो के लिए वर्चुअली नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं है। पहले कुछ फ्लाइट्स डिलेज होते हैं, कैंसिलेशंस होती है और उसके बाद वही चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। पायलट एसोसिएशंस का कहना है इंडिगो ने जानबूझकर इस क्राइसिस का बड़ा होने दिया ताकि सरकार को नए रूल्स जो अपनाए हैं उसे वापस लेने पर मजबूर कर सके और इंडिगो को नए पायलट्स के नए क्रूज का खर्चा उठाना ही ना पड़े, नुकसान झेलना ही ना पड़े। आखिर इंडिगो इतना बड़ा प्लेयर है, इसके एक इशारे पर देश भर के एयरपोर्ट्स पे इस तरीके से हाहाकार मच सकती है। पूरा एयर ट्रैवल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो सकता है। सरकार भी इसके आगे कुछ नहीं कर पाई और उसको झुकना पड़ा। अब क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए DGCA ने फर्स्ट वन टाइम एक्सेप्शंस देते हुए सारी एयरलाइंस के लिए ये नए रूल्स हैं, अब उसे अगले फरवरी तक डिफर कर दिया है। हाँ, इंडिगो की हरकतों की जांच के लिए भारत सरकार ने इन्वेस्टिगेशन जरूर लॉन्च किया है। अब कल को सरकार इंडिगो को क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी पाएगी या नहीं, इसका हमें तो पता नहीं, लेकिन सरकार इतने बड़े प्लेयर के अगेंस्ट कर भी क्या सकती है। अगर सच में कोई कर भी सकती थी तो अभी तक कर चुकी होती। क्या सरकार को यह बात मालूम नहीं था इंडिगो हायरिंग्स नहीं कर रहा है या क्राइसिस बनने वाला है? और अगर मालूम था तो इतने महीने से एक्शंस क्यों नहीं लिया गया? और आज जब इतनी बड़ी क्राइसिस सामने आ चुकी है तो भारत सरकार चुपचाप से ब्लैकमेल होने के लिए तैयार भी हो गई। इंडिगो कोई अमेरिका जैसा देश तो नहीं है, अंबानी अडानी जैसे पावरफुल ग्रुप का हिस्सा है, तो फिर आखिर इसे भारत के इतिहास में सो कॉल्ड सबसे मजबूत सरकार उसे अपने इशारों पर इंडिगो कैसे यूज कर रहा है? इस बात को तो जवाब देना होगा। इंडिगो के पास इतनी ताकत आ कैसे गई, यह समझने के लिए एक बार इंडिगो की ग्रोथ स्टोरी को भी जानना जरूरी है कि कैसे हमारे देश में इतनी बड़ी मोनोपोली बन गई जो सरकार को भी यूज कर सके। अगर इस हफ्ते के इंसिडेंट्स को अगर हम जल्दी से हटा दें तो इंडिगो दरअसल इंडिया की एविएशन स्टोरी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसी एयरलाइंस जिसने भारत में एयर ट्रैवल को रीडिफाइन किया, इस पर डिबेट नहीं है। इंडिगो ने एविएशन को सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं बनाया बल्कि उसे मेट्रो से बाहर निकालकर आम छोटे शहरों तक भी वो ले गया। बात है साल 2005 की, जब भारत में एयर इंडिया, जेट एयरवेज, एयर सारा, किंगफिशर्स, एयर डेक्कन जैसी कई कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। ढेरों ऑप्शंस थे कस्टमर्स के पास। इनमें से ज़्यादातर एयरलाइंस फुल सर्विस या लग्जरी ट्रेवल्स पर फोकस करती थी। ऐसे में इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज के राहुल भाटिया और एविएशन वेटरन राकेश गंगवार ने एक साथ एक बड़ा सपना देखा।
जो लग्जरी पर नहीं बल्कि स्केल, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी पर फोकस करेगा। और यहीं से जन्म होता है इंडिगो का। इंडिगो ने पहली फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए पहले ही 100 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। इससे एक साल बाद 2006 में पहला इंडिगो फ्लाइट्स दिल्ली मुंबई रूट पर उड़ान भरता है। अप्रैल 2007 आते आते ये नई एयरलाइंस 1 मिलियन पैसेंजर्स कैरी कर चुका था। 2010 तक इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़कर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन बन गया। 17.3% मार्केट शेयर के साथ 2014 के बाद जब मोदी सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट्स और रूट्स ओपन करने की कोशिश की, उसमें इंडिगो ने खुलकर साथ दिया और खूब सारा माल भी बटोरा। देखते ही देखते इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ता ही चला गया। 17 से 25, 25 से 40 और फाइनली 60 से 65% के आसपास आज का मार्केट शेयर है। ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि इंडिगो ने शुरुआत से ही ग्लोबल लो कॉस्ट कैरियर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। इसके बीच इंडियन एविएशंस के बाकी प्लेयर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। किंगफिशर और सहाराज पहले ही जा चुके थे। मोदी सरकार में पावर के आने के बाद धीरे धीरे जेट एयरवेज, गो एयर के जैसे कैरियर्स भी निपट गए। बचे खुचे एयर एशिया टाइप प्लेयर्स जो को टाटा ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हालात ये है कि इंडियन एविएशन स्पेस में सिर्फ इंडिगो और टाटा ओल्ड एयर इंडिया ही सिग्निफिकेंट प्लेयर्स के तौर पर बचे रह गए हैं। स्पाइस जेट भी अब जैसे तैसे अपना काम चला रही है, लेकिन उसकी हालत भी ठीक वैसे ही है जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप वोडाफोन का एग्जांपल ले लें, किसी तरीके से अपना गुजारा कर रही है। दरअसल बीते 11 सालों में जिस देश में भारत की राजनीति जा रही है, भारत का जो बिजनेस कल्चर है वो भी कुछ उसी दिशा में को फॉलो कर रहा है, उसी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। जैसे पॉलिटिक्स में वन पार्टी, वन अलायंस, वन लीडर का कॉन्सेप्ट आजकल पॉपुलर हो चुका है, लोकप्रिय हो चुका है, वैसे ही भारत के बिजनेस सेक्टर में भी आपको मिलेगा वन सेक्टर, वन प्लेयर, वन लीडर का कॉन्सेप्ट। या कम से कम जो पैसा कमा रहा है वो एक ही कंपनी को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल्स अगर आपको मैं दूं तो आप टेलीकॉम सेक्टर में देख लीजिए। याद करिए, जियो आने से पहले आपके पास कितने कंपनीज का ऑप्शन हुआ करता था। एयरटेल, यूनिनॉर, डोकोमो, आइडिया, वोडाफोन, ना जाने कितने कितने कंपनीज थे। रीजनल और भी थे डाटा रिवोल्यूशंस के नाम पर। उसके आने के बाद जियो आता है। उस पहले तो कुछ दिन फ्री में भर भर के दबा दबा कर फ्री डाटा दिया जाता है। उसके बाद जब सारे छोटे प्लेयर्स खत्म हो जाते हैं एक एक करके, तो बचे खुचे 2-3 प्लेयर्स में एक कार्टेल बन जाता है। अब ना चाहते हुए भी आपको अपना नंबर, अपना सर्विस एक्टिवेट रखने के लिए महीनों के 300 देने पड़ते हैं। रिचार्ज करवाने के लिए एक कंपनी दाम अब बढ़ाता है तो पूरा मार्केट में दाम बढ़ने लगता है। अगर कंज्यूमर के पास एक और ऑप्शंस नहीं, अब कंज्यूमर के पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। फ्री के दिन तो भूल जाओ। ऐसे ही एक मोनोपोली भारत के सीमेंट इंडस्ट्री में भी बनती दिख रही है, जहां अडानी ग्रुप अब तक 2 बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर चुकी है, ACC और अंबुजा सीमेंट्स को। जिसके बाद भारत के सीमेंट्स इंडस्ट्री में भी 4 से 5 बड़े प्लेयर्स हैं जो 50% से ज़्यादा मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अल्ट्राटेक अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है, लेकिन अडानी ग्रुप अंदर ही अंदर छोटे छोटे प्लेयर्स को मर्ज करते जा रहा है और ग्रो कर रहा है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब एविएशन और टेलीकॉम सेक्टर की तरह आपके पास सीमेंट खरीदने के लिए भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे और ये 2-4 बड़े प्लेयर्स पूरे मार्केट पर कुंडली मारकर बैठे हुए। फिर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, कस्टमर्स भी कुछ नहीं कर पाएगी। इन्हीं पूंजीपतियों के इशारे पर सबको नाचना पड़ेगा। बाय द वे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वहाँ भी आपको दिखेगा ये सब अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। अभी तक तो बड़े डील्स इन जो बड़े डील्स हमने देखे हैं, इसका आम लोगों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन इसी हफ्ते खबर आई है कि देश के 2 बड़े एयरपोर्ट्स का यूजर्स फी 10 से 202 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। यूजर्स डेवलपमेंट फी अभी दिल्ली में मानो आपके टिकट का 100 बनता है, उसी जगह 1000 हो सकता है। मुंबई का 175 एयरपोर्ट्स की अगर फी है तो वो 3000 तक बढ़ा दिया जा सकता है। अगर ये जो प्राइस राइज है यह आपको एयरलाइंस टिकट के अंदर इंक्लूड होगा। भारत में मोनोपोली का बढ़ना, कुछ बड़े प्लेयर्स का पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लेना, छोटे प्लेयर्स को कंपटीशंस के बाहर कर देना, एक सिस्टमेटिकली फॉर्मूला अब बन गया है। एक के बाद एक इंडस्ट्री को आपने देखा होगा, छोटे प्लेयर्स वहां गायब हो रहे हैं। इससे जानते हैं नुकसान किसका होगा? ये नुकसान आपका और हमारा ही होगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर जो हमारी है वो चॉइस अपने हाथों से छीन ली गई है। और जैसे ही हमने बताया, यह हाल हमारी पॉलिटिक्स स्पेस में भी है। एक बड़ा प्लेयर है जो बाकी प्लेयर्स को डरा धमकाकर कमजोर कर रहा है, या फिर अनफेयर मीन्स यूज करके, मानो EC, CBI, स्टेट मशीनरी यूज करके
ऐसे उन्हें अपने आप मिला रहा है। इससे ऊपर टेक ओवर कर ले रहा है या तो उन्हें गेम से बाहर कर दे रहा है। छोटे प्लेयर्स हमारे देश में अब यहाँ भी बिखर रहे हैं। लास्ट में नुकसान यहाँ भी आम जनता का हो रहा है, क्योंकि भैया उसे तो यही मानना पड़ेगा कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अब किसके पास जाए। उसे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे प्लेयर्स अपने आप खत्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और हमें कॉकरोच की तरह फिर जिंदा रहना पड़ेगा विदाउट ए चॉइस। अब बात आपको यह समझनी होगी, चाहे बात पूंजीपतियों की हो, चाहे बात पॉलिटिकल लीडर्स की हो, आम जनता के लिए चॉइस कम हो रहा है। और आज जो एयरपोर्ट्स में हुआ है वो कल आपके और मेरे साथ दूसरे सेक्टर्स में और पॉलिटिक्स में भी होगा, जब हम चाहते हुए भी कहीं और नहीं जा पाएंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच।